So we are starting with exercise 1, chemical kinetics. Question number 8 से बता रहा हूँ. In question number 8, given a reaction takes place in 3 steps. The rate constants are K1, K2, and K3. The overall rate constant K equal to K1, K3 by K2. If energies of activation are 40, 30, and 20 kilojoule, the overall energy of activation is. तो देखो आपको इसका रेट कांस्टेंट अलग अलग स्टेप से दे रखे हैं. तो हमारा फाइनल रेट कांस्टेंट जो बन रहा है K, दैट इज K1, K3 by K2. और हम सबको पता है कि K का एक्सप्रेशन क्या होता है, A e raised power minus EA by RT. ठीक है. तो अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, K3 by K2 है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या बन जाएगी, EA1 प्लस EA3 माइनस EA2. ये समझ आया? क्योंकि जिस टर्म को आप डिवाइड करोगे पावर में वो चीज सब्ट्रैक्ट होगी और जो मल्टीप्लाई करोगे वो पावर में ऐड हो जाएगी. यहाँ तक क्लियर है? अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो पहले सारे स्टेप अलग अलग लिख लो. K1 इज इक्वल टू A1 e raised power माइनस EA1 by RT. K2 इज इक्वल टू A2 e raised power माइनस EA2 by RT. और K3 इज इक्वल टू A3 e raised power माइनस EA3 by RT. अब आप K1 K3 by K2 सॉल्व करो. ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी A1 A3 by A2 इंटू e raised power माइनस EA1 प्लस EA3 माइनस EA2 by RT. ये फॉर्म आ जाएगी. अब यहाँ से कंपेयर कर दो तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी EA1 प्लस EA3 माइनस EA2 आ जाएगा. तो नेट एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 40 प्लस 20 माइनस 30 यानी कि 30 किलो जूल पर मोल. ठीक है. इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 24 पूछा. इन क्वेश्चन नंबर 24 it's given N2O5 is 2NO2 plus half of O2. तो पहले इसका रेट लिख लो. दिस विल कम आउट टू माइनस dN2O5 by dt is equal to 1/2 dNO2 by dt is equal to 1/1/2 dO2 by dt. ऐसे लिखेंगे. ठीक है. अब आपको वैल्यू दे रखी है माइनस dN2O5 by dt की जगह लिखा है K1 into N2O5 is equal to K2 into N2O5 by 2 is equal to 2 times K3 into N2O5. अब N2O5 कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टाइम्स K1 इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स K3. ये आपका एक्सप्रेशन होगा. ठीक है. सिंपली रेट कंपेयर करना था. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें आपको ओवर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिखना है. तो रेट लॉ किससे लिखते हैं, स्लो स्टेप से. तो स्लो स्टेप से रेट इक्वल टू लिखेंगे K इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू B2. अब इसमें A जो है वो इंटरमीडिएट है, उसको पहले स्टेप से रिप्लेस करेंगे तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी A² by A2. यहाँ से एक्टिव मास ऑफ A कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा एक्टिव मास A2 इंटू K इक्विलिब्रियम अंडर रूट. इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो रेट आ जाएगा K इंटू रूट ऑफ K इक्विलिब्रियम इंटू एक्टिव मास ऑफ A2 पावर हाफ. एक्टिव मास ऑफ A2 पावर हाफ इंटू एक्टिव मास ऑफ B2. यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा. हाफ प्लस 1 लिखेंगे, दिस इज 3/2. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. Thirty-ninth question is given. Two substances A and B are present. A equal to 4B. The half-life of A is 4 minutes and that of B is 15 minutes. If they start decaying at the same time following first order kinetics, how much time later the concentration of both of them will be same? Simple logic है. देखो concentration of A जो है वो 4B के बराबर है. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A और B एज्यूम कर लें और ये 4B के इक्वल है. ठीक है. A की हाफ लाइफ अपने को दे रखी है 5 मिनट्स और B की हाफ लाइफ दे रखी है 15 मिनट. तो अगर हम 5 मिनट बाद देखेंगे तो ये 2B बचेगा. 10 मिनट बाद ये इसका भी आधा हो जाएगा विच इज B. और 15 मिनट बाद ये इसका भी आधा हो जाएगा विच इज B/2. हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, हर बार हर हाफ लाइफ में आधा होता चला जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 4B से 2B हुआ 5 मिनट में, 2B से B हुआ 10 मिनट में और फिर B से B/2 फिर से 15 मिनट में. 15 मिनट बाद A की कॉन्सेंट्रेशन B/2 हो गई और B की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली B/2 हो जाएगी क्योंकि B की हाफ लाइफ ही 15 मिनट्स है. तो 15 मिनट बाद देखो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई
तो टाइम कितना हो जाएगा 15 मिनट्स। ठीक है, समझ आई बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27। Question number 27 is given in the following reaction first order. A gives reagent product K1 rate constant है, B plus reagent rate constant K2 से product बन रहा है. The ratio of rate constant K1 and K2 when only 50% of B reacts in the given time and 75% if A had been reacted. तो अगर टाइम T में A का 75% रिएक्ट कर रहा है तो इसकी 2 हाफ लाइफ के बराबर हो गया, और टाइम T में B का 50% रिएक्ट कर रहा है तो ये इसकी 1 हाफ लाइफ हो गई। तो उसका मतलब हाफ लाइफ ऑफ बी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ ए के इक्वल है। अब हाफ लाइफ की जगह 0.693/K2 लिख दीजिए और यहाँ 2 टाइम्स 0.693/K1 लिख दीजिए, तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा K1 इक्वल टू 2K2। या फिर आपसे K1/K2 पूछा गया तो 2 आंसर रिपोर्ट कर देंगे, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्वेश्चन में देखो गिवन है द रिएक्शन A plus 2B gives C plus D is an elementary process। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका रेट लिख सकते हैं K इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसी से हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन डिफाइन कर लेते हैं, वही उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कंसीडर कर लिया जाता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की तरह काम करता है, तो रेट इक्वल टू K टाइम्स A इंटू बी स्क्वायर हो गया। आप देखो उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से तो 0.6 minus 2x, this is x and this is also x। आपको PC which is x आपको वैल्यू 0.2 गिवन है, तो आपकी सबकी कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगी 0.2 0.2 0.2 एंड 0.2। ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आ गई और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी। अब उसने पूछा है रेट ऑफ द रिएक्शन रिलेटिव टू द इनिशियल रेट। अगर इसका इनिशियल रेट लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी K इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू बी स्क्वायर, और फाइनल रेट लिखेंगे तो आ जाएगा K इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू बी स्क्वायर। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ द रिएक्शन रिलेटिव टू इनिशियल रेट, तो RFI निकालना है, तो हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 0.6 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये 1/18 आ जाएगा आपका सॉल्व होकर। ठीक है, ध्यान से देख लो, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और 2 था, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A 1 हो जाएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B 2 हो जाएगा, और उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट ऑफ इनिशियल रिएक्शन अगर लिखेंगे तो फाइनल रिएक्शन बाय इनिशियल रिएक्शन अगर पुट करोगे तो ये वैल्यू 1/18 आ जाएगी सॉल्व होके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46। 46 में लिखा है फॉर द रिएक्शन A gives B when the concentration of A is made 1.5 times, the rate of the reaction becomes 1.837 times, the order of the reaction is। तो देखो फिर से वही सिंपल तरीका है, रेट इक्वल टू K इंटू एक्टिव मास ऑफ A पावर अल्फा लिखेंगे, राइट। तो उसने बोला हुआ है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन 1.5 टाइम कर रहे हैं तो रेट जो है वो 1.837 टाइम हो जा रहा है, यानी 1.837 इज इक्वल टू 1.5 पावर अल्फा हो गया। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि 1.5 का स्क्वायर जो होता है वो 2.25 होता है, तो इसका मतलब अल्फा 2 तो हो नहीं सकता, या 2 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, और 1 रखेंगे तो ये 1.837 बनेगा नहीं। तो ऑप्शन के बेसिस पे आप देख सकते हो कि अल्फा की वैल्यू 1.5 ही आ जाएगी, फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे अलग से देख लो लिख के इसको, 1.5 और 1 तो 1.5 ही आएगा, और 1.5 स्क्वायर करेंगे तो ये 2.25 आएगा। वैल्यू लानी हमको 1.837, तो उसका मतलब वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगी। अब हमारे पास ऑल दो डायरेक्ट कैलकुलेट करने तो लॉग यूज करना पड़ेगा, बट ऑप्शन में देखो आपके पास ऑप्शन है 1, 1.5, 2, 2.5, तो सर्टेनिटी पता है आंसर 1 और 2 के बीच में लिखना है, तो एक ही ऑप्शन की मैंने बी। तो इस सवाल को हम लोग ऑप्शन के बेसिस पे सॉल्व कर देंगे, नीड नॉट टू फर्दर सॉल्व
अगर पूरा सॉल्व करना है तो फिर लॉग टेबल यूज करनी पड़ेगी, तब ये फाइनली सॉल्व होगा। अदरवाइज हम इससे डायरेक्टली आंसर ऑप्शन देख के बी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर रिएक्शन 20% ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज इन 1 आवर, 40% इन 2 आवर, 60% इन 3 आवर। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। हर 20% कंज्यूम होने में सेम टाइम लग रहा है। 20% में 1 घंटा, 40% में 2 घंटे, 60% में 3 आवर्स एंड सो ऑन। यानी हर बार 20% कंज्यूम होने में टाइम सेम लग रहा है, यानी इसका रेट कांस्टेंट है। और अगर रेट कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का के की यूनिट क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट ऑफ के इज मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे आर्स में दे रखा है तो मोल्स पर लीटर आर इनवर्स, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है ड्रग बिकम्स इनइफेक्टिव आफ्टर 30% डिकम्पोजिशन। द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल वाज 5 मिलीग्राम पर ml which becomes 4.2 milligram per ml during 20 months. The expiry time of the drug in months assuming the first order decomposition is। तो देखो हमारे पास क्या हो रहा है कि ड्रग 30% जब कंज्यूम हो जाता है तब वो इनइफेक्टिव हो जाता है। यानी कि अगर उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियली जो हमारे पास ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन है वो 5 मिलीग्राम पर ml है, तो ये इनइफेक्टिव हो जाएगा अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 30% डिकम्पोजिशन हो जाएगा, नहीं 0.7 पर 70% अगर कॉन्सेंट्रेशन बचेगी आफ्टर 30% डिकम्पोजिशन, तो इसका 70% जब बचेगा यानी कि ये 3.5 मिलीग्राम पर ml जैसे ही हो जाएगा वैसे ही ड्रग इनइफेक्टिव हो जाएगा। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि 20 मंथ में ये 4.2 मिलीग्राम पर ml हो जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से k इज इक्वल टू 2.303/t log ऑफ C0/c। तो पहला रिलेशन पुट करेंगे तो k इक्वल टू 2.303/t इज गिवन 20 मंथ्स log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली इज 5 फाइनली इज 4.2। यहाँ से k आ जाएगा। और ड्रग इनइफेक्टिव कब हो जाएगा? जब ये कंसेंट्रेशन 3.5 मिलीग्राम पर ml पहुंच जाएगी। ये एक्सप्रेशन एक बार और लिख दो, k इक्वल टू 2.303/t log ऑफ 5/3.5। यहाँ से t निकालना है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। 2.303/20 log ऑफ 5/4.2 इज इक्वल टू 2.303/t log ऑफ 5/3.5। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से t की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी। t will come out to be 20 into log of 5 minus log of 3.5 by log of 5 minus log of 4.2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका टाइम आंसर आ जाएगा। करोगे? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 51 लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज k is equal to 1.5 into 10 power minus 6 per second at 200 degree Celsius. If the reaction is allowed to run for 10 hours, what percentage of initial concentration would have changed into product? तो देखो क्वेश्चन नंबर 51 में k आपको गिवन है 1.5 into 10 to the power minus 6। आपने 10 घंटे रिएक्शन चलाई तो आपको बताना है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वुड हैव चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो हमारे एक्सप्रेशन के हिसाब से k इज इक्वल टू 2.303/t log ऑफ C0/c ये लिखेंगे हम लोग। और आपको आंसर में निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वुड हैव चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट अगर लिखेंगे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 थी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन C है, तो C0 में से C कंज्यूम हुआ, तो C0 माइनस C कंज्यूम हुआ कितने में से? C0 में से इनटू 100। ये आपका परसेंटेज प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, क्योंकि जितनी कॉन्सेंट्रेशन C0 इनिशियली प्रेजेंट थी C फाइनली प्रेजेंट है, कंज्यूम कितना हुआ? C0 माइनस C। जितना कंज्यूम हुआ उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, और कितने में से फॉर्म हुआ है? C0 में से, तो उसका परसेंटेज निकालेंगे तो C0 माइनस C/C0 इनटू 100 ये सॉल्व करके निकालना है अपने को। और यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये निकालना है 1 माइनस C/C0 इनटू 100। तो अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन से C/C0 निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो k की वैल्यू दे रखी है 1.5 into 10 to the power minus 6 सेकेंड, 2.303 बाई टाइम दे रखा है 10 आवर्स। तो उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 मल्टीप्लाई कर दो
log ऑफ सी नॉट बाई सी ये निकालना है तुम्हें सॉल्व करके, ठीक है। अब राइट साइड में पूरी चीज पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 1.5 इंटू 10 इंटू 3600 इंटू 10⁻⁻6 बाय 2.303, ये वैल्यू लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी आ जाएगी। एक बार इसको पहले सॉल्व करके देखो याद कितना रहा है, क्योंकि एक ही एंटी लॉग दिया तो मेरे हिसाब से यही वैल्यू आनी चाहिए। एक बार सॉल्व करके देखिए। करा सॉल्व? इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से 0.0234 ही आना चाहिए, और अगर ये आ जा रहा है तो फिर इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी की जगह हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ 1.055, एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा, तो सी नॉट बाई सी की वैल्यू आ जाएगी 1.055, और आपको एक्चुअली में सॉल्व करके लाना है 1 माइनस सी बाई सी नॉट, 1 माइनस सी बाई सी नॉट इंटू 100, ये सॉल्व करके निकालना है अपने को। तो इस वैल्यू को लिखेंगे तो 1 माइनस 1/1.055 इंटू 100 ही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.55, यानी 5.5 बाई 1.055 ही आ जाएगा आपका आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5.213% आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉगरिथम यूज करना अच्छे से आना चाहिए, तभी आप काइनेटिक्स के सवाल सही से डील कर पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में देखो गिवन है, फॉर अ रिएक्शन A gives B plus C, it is found that at the end of 10 minutes from the start, the total optical rotation of the system was 50 degree, and when the reaction is complete, it is 100 degree. Assume that only B and C are optical rotative and dextrorotatory। तो मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल रोटेशन से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की स्टडी कर सकते हैं। तो सॉल्व करना शुरू करो। T इक्वल टू 0 पे इसके मोल A 0 0, T इक्वल टू T पे ये A माइनस एक्स, एक्स और एक्स, T टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 0, ये A और ये A। अब उसने बोला हुआ है ऑप्टिकली एक्टिव केवल दो ही सब्सटेंस है, एक बी और एक सी। ऑप्टिकली एक्टिव केवल दो ही सब्सटेंस है, एक बी और सी, यानी ए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो उसने बोला हुआ है कि द टोटल ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द सिस्टम वाज 50 डिग्री आफ्टर 10 मिनट्स। तो टी इक्वल टू 10 मिनट्स पे अगर हम ऑप्टिकल रोटेशन की इक्वेशन लिखेंगे तो इट बिकम्स 50 इक्वल टू ए टाइम्स इसका ऑप्टिकल रोटेशन थीटा 1 मान लो, इसका ऑप्टिकल रोटेशन थीटा 2 मान लो, ठीक है। तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन अगर थीटा 1 थीटा 2 अज्यूम कर लिया तो 50 की वैल्यू आ जाएगी 50 इक्वल टू एक्स टाइम्स थीटा 1 प्लस एक्स टाइम्स थीटा 2, और t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे यही चीज सॉल्व करेंगे तो उसने 100 डिग्री ऑप्टिकल रोटेशन दे रखा है, तो a थीटा 1 प्लस a थीटा 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि आपको a और a माइनस एक्स चाहिए। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 50 इक्वल टू a माइनस एक्स टाइम्स थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 में 3 से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। बस काइनेटिक्स की इक्वेशन लगा दो, आ जाएगा k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, और टाइम आपको दे रखा है 10 मिनट्स, और a अपॉन a माइनस एक्स 2 लिखा हुआ है हमने, तो k की जगह आ जाएगा 2.303 बाई 10 लॉग ऑफ 2, की वैल्यू हो जाएगी 0.693 बाई 10 मिनट इनवर्स, 0.069 मिनट इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। 53 में लिखा है इन द गैसियस reaction important for the understanding of upper atmosphere, water plus O reacts bimolecularly to form 2 OH radical। तो वाटर की रिएक्शन ऑक्सीजन से होने के बाद 2 OH रेडिकल बन रहे हैं, एंड डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज 72 किलो जूल, एक्टिवेशन एनर्जी 77 किलो जूल। then activation energy for bimolecular combination OH radical to form water and oxygen, यानी इसकी रिवर्स रिएक्शन लिखनी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दिया हुआ है, बैकवर्ड रिएक्शन निकालना है।
उसका तो सीधा फॉर्मूला होता है। The formula is delta H is equal to activation energy of forward reaction minus activation energy of backward reaction। ये 72 दे रखा है, ये 77 है, और ये आपको कैलकुलेट करके निकालना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी 77 माइनस 72 मतलब 5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बाइमोलिकुलर रिकॉम्बिनेशन ऑफ 2 OH रेडिकल टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन मतलब उसकी रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी थी आपको। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू डेल्टा एच के इक्वल होती है, उससे सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज 0.05 ml कंटेन्स 3 into 10 to the power minus 6 moles of H plus if the rate constant of disappearance is 1 into 10 to the power 7 moles per liter second inverse। तो देखो आपको K की वैल्यू दे रखी है 1 into 10 to the power 7 moles per liter second inverse। तो इसकी यूनिट देख के आप बता सकते हो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसकी यूनिट देख के आपको पता चल गया ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट जो है वो कांस्टेंट होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट जो है वो कांस्टेंट होता है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के टाइम रिक्वायर्ड फॉर H plus टू डिसअपीयर द ड्रॉप मतलब टाइम ऑफ कंप्लीशन निकालना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टाइम ऑफ कंप्लीशन कितना होता है? सी नॉट अपॉन के। तो सी नॉट लिखो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 3 into 10 to the power minus 6 moles इन 0.05 ml दे रखा है इंटू 10 पावर माइनस 3 इतने लीटर्स, इतने मोल्स पर लीटर ये इसकी कंसेंट्रेशन हो गई, और के वैल्यू दे रखी है 1 into 10 to the power 7। इतने सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 6 into 10 to the power -9 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन बस चेक कर लेना, बाकी तो सीधा ही सीधा है। सर 0.05 into 10 का -3 मल्टीप्लाई क्यों करोगे? क्या करा सी मोल लीटर मोल्स है, ये वॉल्यूम है, तो ये कंसेंट्रेशन हो गई बाई के। सी नॉट इज मोल्स पर लीटर में क्वेश्चन है, मोल्स 3 into 10 पावर -6 है, और वॉल्यूम कितना है 0.05 ml, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करो 0.05 into 10 पावर -3। यस सर, आ गया लीटर वॉल्यूम हो गया, मोल्स अपॉन वॉल्यूम कंसेंट्रेशन हो गई बाई के। उसके बाद 56 में लिखा है फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। अब देखो ये वाली जो काइनेटिक्स है इसकी स्टडी भी किससे कर रहे हैं? टाइट्रेशन से। तो आप ऑक्सैलिक एसिड को अगर KMnO4 से टाइट्रेट कर रहे हैं तो T 0 पे जितना T पे जितना KMnO4 लग रहा है वो फाइनल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो 22 के प्रोपोर्शनल आ जाएगी, और A - X की प्रोपोर्शनलिटी 17 आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला आ जाएगा K = 2.303/T log of C नॉट A अपॉन A - X। इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 2.303/300, और log 22 की वैल्यू दे रखी है आपको, तो log 22 माइनस log 17। log की वैल्यू गिवन है, उसको सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर लीजिए। तो वैल्यू 2.303/300 इंटू 1.34 माइनस 1.23, ये सॉल्व करिएगा तो किया जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा गया हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ कितना हो जाएगा 0.693/K। सो T half is equal to 0.693/K। This is 0.693 by 2.303 into 300, और नीचे लॉग में जो वैल्यू आ रही है वो देख के लिख लीजिए। दिस इज 1.34 माइनस 1.23। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.3 into 300 डिवाइडेड बाय
0.11 ये आपका आंसर आ जाएगा। इतने मिनट्स, इतने सेकेंड्स आपका आंसर आएगा, क्योंकि के तो सेकेंड इनवर्स में निकाला है, उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कर लेंगे? लगभग लगभग 13.4 मिनट के आसपास आंसर आ जाएगा। यहाँ से टी हाफ की वैल्यू 13.43 मिनट्स के आसपास अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर competing reaction. X gives A plus B, Y gives C plus D. 50% of the reaction of X was completed when 96% of reaction Y was completed. The ratio of rate constant K1 and K2. फिर से वही सॉल्व करो। सबसे पहले केस में K is equal to 2.303 by T log of C naught upon C लिखना है बेसिकली। तो पहले वाले रिएक्शन में 50% कंप्लीशन मतलब उसका हाफ लाइफ, तो पहले वाली रिएक्शन का टाइम हो गया 0.693 by K। दूसरी वाली रिएक्शन में भी इतना ही टाइम लग रहा है, तो ये 0.693 by K2 इंटू लॉग ऑफ 96% कंप्लीट हो गई, तो 4% लेफ्ट है, तो C नॉट अपॉन 4/100 C नॉट आ जाएगा। बोलो पर इतना समझ में आ रहा है? 4% लेफ्ट है। लॉग ऑफ 25 बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.303 by K2 इंटू लॉग ऑफ 25। इस दोनों टाइम्स को इक्वेट करके K1 K2 का रिलेशन निकाल लो। 0.693 by K1 is equal to 2.303 into 2 into log 25 is 0.7 approx upon K2। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से आपको K2 by K1 निकालना है, तो वैल्यू 2.303 into 2 into 0.7 by 0.693 आ जाएगा। ये 4 पॉइंट समथिंग अपना आंसर बनना चाहिए। ये 4.65 आंसर हो जाएगा। यस। ठीक है, सॉल्व करना है इसके बाद बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% completed in 20 minutes at 27 degree Celsius and in 5 minutes at 47 degree Celsius. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो आपको रिलेट करना पड़ेगा रेट कांस्टेंट को टाइम के साथ। तो हमारा फॉर्मूला होता है log of K1 by K2 is equal to minus EA upon log of K1 by K2 is equal to minus EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये रिलेशन होता है। log of K1 by K2 is equal to minus EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। ठीक है, बस इसके बाद क्या करो, log of K1 by K2 की जगह आपको हाफ लाइफ का ऑर्डर दे रखा है, तो K1 की जगह लिखेंगे तो 0.693 by 20 आ जाएगा, और K2 की जगह लिखेंगे तो 0.693 by 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग K1 by K2 की वैल्यू लिखेंगे, ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, बस अब इसको फॉर्मूला इंपुट कर दो, तो पहला वाला फॉर्मूला हो गया log ऑफ 1/4 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू आर की वैल्यू जूल्स में निकालनी है, तो 8.31। टेम्परेचर की वैल्यू पहले 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन माइनस 1 अपॉन 320 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करके एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लीजिए यहाँ से। तो उसको माइनस टाइम्स log 4 लिख लो, तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 2.303 इंटू 2 log 2 इंटू 8.31 इंटू 300 इंटू 320 by 20। इतने जूल्स आ जाएगा। आपको बाद में किलो जूल में रिपोर्ट करना है, तो 1000 से और डिवाइड कर दीजिए।
तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 2.303 इंटू 2 इंटू लॉग 2 की जगह 0.3 इंटू 8.31 इंटू 1000 से डिवाइड कर दिया तो 3 इंटू 32/20 किलो जूल पर मोल, ये अपना आंसर होगा। इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर रिपोर्ट कर दीजिएगा। कर लेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा तो इसका आंसर 55.14 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा 59 के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। Question number 60, it's given the following mechanism has been proposed for the exothermic reaction. अगर exothermic reaction है तो डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। तो अब जरा ग्राफ देखो ध्यान से, तो पहले वाले ग्राफ में देखो ये रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। दूसरे वाले रिएक्शन में देखो ये एंडोथर्मिक है, इसका डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है। इसके बाद इस वाले ग्राफ को देखोगे तो इसका भी डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है और इस वाले ग्राफ में भी डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर बी तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद देखो उसने लिखा है फॉर द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड, ए प्लस बी इज फास्ट। ए बी से K1 से रिएक्शन होकर ए बी प्लस आई बन रही है और K2 से रिएक्शन होकर P प्लस ए बन रहा है। इफ K1 इज मच स्मॉलर देन K2, तो अगर किसी का रेट कांस्टेंट कम होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप कम हो जाएगा। तो अगर K1 इज मच स्मॉलर देन K2, इसका मतलब उसका सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। आपको गिवन है K1 इज मच स्मॉलर देन K2, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि AB गिव्स AB प्लस I, जो ये स्टेप है ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये इसका स्लो स्टेप हो गया, या फिर आप इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल देंगे। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे डिसाइड करते थे, उसका पीक हाईएस्ट आता था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सेकंड पीक यहाँ सबसे ऊपर है, यहाँ सेकंड पीक नीचे और यहाँ सेकंड पीक नीचे है, तो उसका आंसर ए हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है, ये हमें स्टेटमेंट से पता चल गया, तो इसका आंसर हम लोग ए रिपोर्ट कर देंगे। अगर रेट डिटरमाइनिंग के हिसाब से देखो तो बी का भी इसका आंसर हो सकता है, बट बी चूंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपको सवाल में पहले ही गिवन है एक्सोथर्मिक लिखना है, तो उसका आंसर ए रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझ ध्यान से देख लो। डेल्टा एच का साइन पहले चेक करना था और फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप चेक करना था। ये दो इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे तो आंसर ए कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61। Question number 61, it's given in a catalytic conversion of N2 to ammonia by Haber's process. The rate of the reaction was expressed as a change in the concentration of ammonia per time is 40 to 10 to the power minus 3 moles per liter second inverse. If there are no side reaction, the rate of reaction is expressed in terms of hydrogen is, तो देखो हमारे पास इक्वेशन है N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये इक्वेशन है। तो अगर हम इसका रेट लिखेंगे तो आएगा माइनस dN2/dt इज इक्वल टू 1/3 dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो ऐसे समझ में आ रहा है पहले? अब उसने लिखा हुआ है द रेट ऑफ रिएक्शन वाज एक्सप्रेस्ड इन द change of concentration of ammonia per unit time is 40 into 10 power minus 3, मतलब dNH3/dt अपने को गिवन है 40 into 10 to the power minus 3। Then the rate of the reaction can be expressed in terms of the hydrogen, तो आपको dH2/dt बताना है। तो ऊपर वाले रिलेशनशिप से देखो तो dH2/dt की वैल्यू 3/2 टाइम्स ऑफ dNH3/dt आ जाएगा। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे तो dH2/dt की वैल्यू आ जाएगी 3/2 into 40 into 10 to the power minus 3, so this comes out to be 60 into 10 to the power minus 3। आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62।
62 में लिखा था रेट ऑफ द रिएक्शन RCl plus NaOH gives ROH plus NaCl is given by rate equal to K1 into RCl. The rate of the reaction will be doubled on doubling the concentration of sodium hydroxide. ये तो गलत हो गया क्योंकि आप रेट का एक्सप्रेशन देखो, रेट क्या है K1 into RCl, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केवल RCl पे रेट डिपेंडेंट है, OH पे डिपेंडेंट ही नहीं है. हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड टू 1/2, ये सही है क्योंकि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू RCl 1 है. ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू RCl अगर चेक करेंगे तो 1 है, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NaOH चेक करेंगे तो 0 है. यानी कि NaOH की कॉन्सेंट्रेशन रेट को अफेक्ट नहीं कर रही है, RCl की कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट कर रही है. डिक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ये गड़बड़ हो गया. टेम्परेचर बढ़ाने से हर रिएक्शन का रेट बढ़ता है, और अनअफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये भी इनकरेक्ट हो गया. तो उसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हर रिएक्शन का रेट बढ़ता है, ये डिफॉल्ट रूल है. तो उसका आंसर सी और डी नहीं होगा. टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज ही करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये आपकी SN1 रिएक्शन है. अगर आप ऑर्गेनिक बेसिस को डील करेंगे तो रेट लॉ भी नहीं लिखा जाएगा, सीधे सीधे SN1 रिएक्शन के बारे में पूछ लेंगे. तो ये SN1 का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा था. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 is given, which of the following statement is not true according to collision theory of the reaction rates. Collision of the molecules is the precondition for the reaction to occur, एकदम सही है. All the collisions results in the formation of the product, यही गलत हो गया. Only activated collisions results in the formation of product, ये ठीक है. Molecules which have acquired the energy of activation energy can collide effectively, ये भी सही है. जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होती है वो इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं, और अगर उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, केवल इफेक्टिव कोलिजन्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. आपसे पूछा है नॉट ट्रू, तो उसका आंसर बी हो जाएगा. सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. समझ आया? कोलिजन थ्योरी पहले मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे. सबसे पहला कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तो ये प्री कंडीशन है. कोलाइड करने के बाद अगर उनकी एनर्जी क्रॉस हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस हो जाता है, तो पहला बैरियर क्रॉस हो जाता है जिसको एनर्जी बैरियर बोलते हैं. और फिर अगर उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होता है तो सेकंड बैरियर भी क्रॉस हो जाता है, ओरिएंटेशन बैरियर. तो ऐसे कोलिजन जो एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर दोनों को क्रॉस कर जाते हैं वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. तो उसके बेसिस पे बी रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 9 किलो कैलोरी पर मोल. द इंक्रीज इन द रेट कांस्टेंट व्हेन द टेंपरेचर इज रेज्ड फ्रॉम 295 टू 305 केल्विन. ये भी सीधा सीधा सब क्वेश्चन है, सॉल्विंग करनी है बस. इक्वेशन रिलेशन इज log of k1 by k2 is equal to minus EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. ऑल्दो देखो, अगर इस सवाल को जल्दी करना हो तो आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो. 395 से लेकर 305 केल्विन आपको वैल्यू दे रखी है. तो देखो अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज है. ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज से टेम्परेचर कोएफिशिएंट के टाइम्स में रेट चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इससे कंफर्म पता चल रहा है कि इसका आंसर ए और डी तो नहीं हो सकता. बाकी केस चेक करने पड़ेंगे, या तो बेटर तरीके आप सॉल्व भी कर लो. तो आपसे पूछा है इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट व्हेन द टेंपरेचर इज रेज्ड फ्रॉम 295 टू 235. सो हम लोग लिख रहे हैं log of k2 by k1, माइनस साइन हट जाएगा, ये अपॉन 2.303. ये आपको दे रहा है किलो कैलोरी. सो रेटेड 9000 कैलोरी, R की कैलोरी पर मोल केल्विन, टेम्परेचर 295 और 305. ये सॉल्व होके आएगा. से वैल्यू बनी log of k2 by k1 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें 9002.303 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 295 इंटू 305. ये वैल्यू सॉल्व करके पहले आपको निकालनी है, फिर इसका एंटी लॉग अप्लाई करना है, तो आपको टेंटेटिव आंसर मिल जाएगा. ठीक है, करिए एक बार सॉल्व. तो इसको अगर आपने फर्दर सॉल्व किया तो आपका 62% आंसर आ जाएगा. बहुत एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्लोज टू 62% आंसर पहुंचेगा, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि log 2 से नीचे है ये वैल्यू, और ऑब्वियसली log 1.1 या log of 1.2 से तो ज़्यादा ही है.
तो सर्टेनिटी से बताया जा सकता है कि लगभग 62% आंसर आ जाएगा ऑप्शन देख के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 72। 72 में लिखा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अ प्लॉट ऑफ लॉग ऑफ केपी वर्सेस 1/t इज लीनियर। सो प्लॉट ऑफ लॉग ऑफ केपी वर्सेस 1/t इज लीनियर, तो मैंने आपको रिलेशनशिप सिखाई थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन आता है a डैश इनटू e रेज़ पावर माइनस डेल्टा h बाय rt। तो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम लिखेंगे अगर हम लोग तो आ जाएगा लॉग ऑफ a डैश माइनस डेल्टा h बाय rt। तो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t बनाएंगे तो लीनियर प्लॉट बनेगा, सही है। प्लॉट ऑफ log of x वर्सेस टाइम इज लीनियर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी सही है। प्लॉट ऑफ log of p वर्सेस 1/t इज लीनियर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये गड़बड़ हो गया क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास इक्वेशन होती है पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर हमें p वर्सेस 1/t इसमें अगर हम log अप्लाई कर दें तो आ जाएगा log ऑफ p इज इक्वल टू एन आर बाई वी, log of p is equal to log of nr by v plus log t। तो log of p वर्सेस 1/t लीनियर ग्राफ आ ही नहीं सकता, ये श्योर शॉर्ट रॉन्ग हो गया, तो इसका आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे। और log of p वर्सेस 1/t के ग्राफ इज लीनियर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सही है, बॉयल्स लॉ का ग्राफ होगा, 100% करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा है इफ द अकम्पनीड डायग्राम ER, EP and EX represent the energy of reactants, products and activated complex and activation energy of the backward reaction। देखो आपको प्लॉट से याद होना चाहिए, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्लॉट बनाते हैं तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे पता चलती है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी का जो गैप होता है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि इस ग्राफ के हिसाब से ए के बराबर आ जाएगी। ध्यान से देखो, ये गैप दिख रहा है आपको, ये प्रोडक्ट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी का गैप है। बी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की तरह काम करेगा, सी जो है वो डेल्टा एच की तरह काम करेगा और डी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी की तरह काम करेगा। अगर आपको सारे टर्म समझने हैं यहाँ पे कौन तो आप सब समझ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है तो सब लिख लो। ए जो हो गया ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गई, बी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई, सी जो है वो एंथैल्पी हो गया और डी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो अगर इस ग्राफ के हिसाब से बनाऊं जो मैंने अपना ग्राफ बनाया, अगर इस ग्राफ पे आप सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो सब प्लॉट किए देता हूँ। तो अगर हमने यहाँ तक प्लॉट किया हुआ है तो देखो ये वाली वैल्यू तो डी दी हुई है आपको क्वेश्चन में, ये आपको बी दिया हुआ है और ये वैल्यू आपको सी दिया हुआ है। ठीक है, तो कंपेयर करना था बस ग्राफ को, तो ग्राफ नहीं बनाया, केवल स्केल दी हुई है तो उसके बेसिस पे बस आपको अपना एक्चुअल ग्राफ बना के कंपेयर कर देना था, तो आपको सारी वैल्यूज पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में देखो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को वॉल्यूम के टर्म में स्टडी करना है। मैंने इस तरह क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को हर उस फिजिकल क्वांटिटी से स्टडी किया जा सकता है जो कॉन्सेंट्रेशन या मोल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो। तो क्वेश्चन नंबर 78 में देखो ये जो वैल्यू है ये हम लोग वॉल्यूम से स्टडी कर रहे हैं। तो आप जानते हो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल की कंडीशन होती है, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो एक बार एक्सप्रेशन लिखो। तो सबसे पहले देखो N2O5 जो है वो डिकम्पोज होकर N2O4 प्लस हाफ ऑफ O2 बना रहा है। उसने बोला एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आफ्टर 15 मिनट्स द वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 9 ml एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इट इज 35 ml। तो इनिशियली अगर इसको A मान लें, ये 0 0 है, तो A माइनस x और x/2 बनेगा, और फिर अगर इसको 0 कर देंगे तो ये A और A/2 हो जाएगा। तो यहाँ के डेटा से x/2 को हम लोग 9 ml एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू 18 ml हो जाएगी, और A/2 को हम लोग 35 ml लिख सकते हैं, यानी कि A की वैल्यू यहाँ से 70 ml आ जाएगी। तो हमें अपने एक्सप्रेशन में A और A माइनस एक्स लिखना है। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ से अप्लाई करें तो हमारे रिलेशनशिप के हिसाब से K इज इक्वल टू 1/T विच इज गिवन 15 मिनट्स ln ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स लिखना है। अब डेटा में वैल्यू पुट करो तो
और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो k इक्वल टू 1/15 ln ऑफ a हो गया 70/70 माइनस 18। ये सॉल्व करके लिखना है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। आपको 70 माइनस 18 करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 52 और 2 से कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 1/15 ln ऑफ 35/26। यानी कि आंसर इसका हम लोग डी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपली बस सॉल्विंग एक बार ध्यान से देखिएगा तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट यू आस्क क्वेश्चन नंबर 79। Question number 79 is given, which of the following statement is correct about the order of the reaction? Order of the reaction is determined experimentally. Correct है. It is the sum of power of concentration terms in the rate law expression. ये भी correct है. It is not necessarily dependent on stoichiometric coefficient. ये भी सही है. Order of the reaction cannot be fractional value. ये incorrect हो गया. आपको मैंने बताया था order of reaction can be zero, fraction, positive और negative value. तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है और उसने लिखा है कैन नॉट बी फ्रैक्शनल वैल्यू, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लो, उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल वैल्यू, तो ये इनकरेक्ट हो गया। दैट्स व्हाई आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। सर इसका 81 देखो सर आंसर की में सर सी लिया हुआ है। किसमें? 79 तो जो आंसर था उसमें सी दिया हुआ है आंसर। इट इज नॉट नेसेसरली डिपेंडेंट ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो सही, इसका आंसर सही कर लो। क्वेश्चन नंबर 79 आंसर डी होगा। ठीक है सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में गिवन है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द अब्सॉर्ब्ड लाइट एंड सीज द कंसंट्रेशन ऑफ AB फॉर द फोटोकेमिकल प्रोसेस। AB गिव्स AB नॉट, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB स्टार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने आपको बताया था कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो लाइट की इंटेंसिटी डिपेंडेंट होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं और वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर AB की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस से AB स्टार बन रही है, ये हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो उसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह ट्रीट करेंगे और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो रेट होते हैं वो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, इसलिए इसका आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, इट्स गिवन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 800 moles per liter to 50 moles per liter in 2 × 10⁴ seconds. The rate constant of the reaction in seconds is, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फिर से k का फॉर्मूला लगा दो, k is equal to 2.303/t log of C0/c। तो उसने बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 800 to 50। अच्छा, अब इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो 2.303/t दे रखा है 2 × 10⁴ seconds और यहाँ पे log ऑफ 800/50 लिख देंगे हम लोग सिंपली। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये k इक्वल टू 2.303/t 2 × 10⁴ इंटू लॉग ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 80/5 बन जाएगा, विच इज 16 मतलब 2⁴। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/2 × 10⁴ इंटू 0.693 बन जाएगा। 2.303 इंटू लॉग 2 इज 0.693। इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू 0.693 करेंगे 1.38 समथिंग बनेगा, तो k की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.38 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। तो थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 4 का टर्म हटा दो हमारे समझ से। 1.386 ऑल्दो अप्रोक्सीमेशन तो वही आंसर मैच करेगा, तो 1.386 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 83 पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 इट्स गिवन for the first order reaction A gives product, the concentration of A changes from 0.1 to 0.025 in 40 minutes. The rate of the reaction when the concentration of A is 0.01 m। तो देखो इसको भी सिंपली सॉल्व ही करना है। पहले वो में k इक्वल टू 2.303/t log of A अपॉन A माइनस x 0.1/0.025 करेंगे, log 4 बन जाएगा।
log 4 is 2 log 2 बेसिकली, तो इसको लिखेंगे 2.303 इंटू 2 इंटू log 2 बाय 40, ये के आ गया आपका। दूसरे एक्सप्रेशन में उसने बोला है कॉन्सेंट्रेशन 0.01 हो जाए, तो फिर से के का एक्सप्रेशन लगाओ 2.303 बाई टी log ऑफ 0.1 बाई 0.01, ये log 10 हो जाएगा विच इज 1। यहाँ से t की वैल्यू लिखेंगे तो ये 2.303 बाई के आ जाएगा सीधे सीधे, बस वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो t की जगह 2.303 बाई के लिखेंगे तो 2.303 इंटू 2 इंटू लॉग 2 इंटू 40 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 20 अपॉन लॉग 2 यानी 20 बाई 0.3 बनेगा अप्रॉक्स। इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है सर रेट कांस्टेंट पूछा इसमें। अभी रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा गया ना, तो ये आपका अच्छा एक मिनट टाइम नहीं दिया। द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज पॉइंट दिस मच। अच्छा मेरी गलती हो गई, चलो टाइम तो फालतू निकाल दिया, पूछा ही नहीं है। उसने रेट ऑफ रिएक्शन पूछा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन अगर लिखेंगे तो आ जाएगा के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए। के ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज 2.303 इंटू 2 इंटू लॉग 2 बाय 40 इंटू 0.1, ये सॉल्व करके निकाला। कोई बात नहीं, मतलब टाइम हमने निकाल लिया। टाइम ऑल तो पूछा नहीं, उसने केवल पूछा रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज दिस। तो रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखेंगे, के इंटू ए, के आपने ऑलरेडी निकाल लिया 2.303 इंटू लॉग 2 अपॉन 40 इंटू 0.1, ये सॉल्व करके आपको रिपोर्ट करना है। कर लेंगे सॉल्व। दिस इज 2.303 लॉग 2 की जगह 0.3 भी यूज कर लेना, वैल्यू 3.45 समथिंग या 3.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, सॉरी 0.01, तो 3.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स पर लीटर मिनट इनवर्स, ही आपका आंसर आएगा। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, डन।